नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जो हिंदी साहित्य में एक मील का पत्थर मानी जाती है। हाँ, और जिसका नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी पंच परमेश्वर। स्कूलों में, घरों में, चर्चाओं में ये कहानी हमेशा मौजूद रही है। जी, और प्रेमचंद जी का जिक्र आते ही हिंदी साहित्य का एक सुनहरा दौर याद आ जाता है। उन्हें उपन्यास सम्राट तो कहते ही हैं, पर उनकी कहानियां कमाल की हैं। क्या खास बात है उनकी कहानियों में? सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आम आदमी की कहानी कहते थे, खासकर गांव के लोग, उनके सुख, उनके दुख, उनके रिश्ते, उनकी परेशानियां। हाँ, मतलब बिना किसी बनावट के। बिल्कुल, सच्चाई और सादगी से। उनकी लेखनी में ना एक गहरा यथार्थवाद झलकता है, मतलब जीवन जैसा है वैसा दिखाना। और पंच परमेश्वर तो इसका बेहतरीन उदाहरण है। कहानी हमें एक गांव में ले जाती है। दो दोस्त हैं, जुम्मन शेख और आलगू चौधरी। और दोस्ती भी कैसी, मिसाल दी जाती भी उनकी। हाँ, इतना गहरा याराना कि एक दूसरे पर पूरा भरोसा। लगता था ये दोस्ती कभी टूट ही नहीं सकती। लेन देन में, खेती बाड़ी में, हर चीज में साझेदार। सही कहा, एक बाहर जाता तो दूसरा घर संभाल लेता। ये उस जमाने के ग्रामीण समाज का, मतलब आपसी सहारे का एक प्रतीक भी था। लेकिन कहानी का असली ताना बाना तो तब बुना जाता है जब हालात बदलते हैं, जब रिश्तों की परख होती है। जी, तो चलिए देखते हैं कि प्रेमचंद जी इस कहानी के जरिए हमें दोस्ती, न्याय और जिम्मेदारी के किन पहलुओं से रूबरू करवाते हैं। कहानी का पहला मोड़ आता है जुम्मन शेख की जिंदगी में। उनकी एक बूढ़ी खाला है, रिश्ते में मौसी लगती है। हाँ, और उनके पास थोड़ी जमीन जायदाद भी है, लेकिन अब वो अकेली हैं, बूढ़ी हैं। तो वो अपनी सारी संपत्ति जुम्मन के नाम कर देती हैं, एक वादा लेकर। वादा कि जुम्मन जिंदगी भर उनकी देखभाल करेगा, रोटी कपड़ा देगा, आराम से रखेगा। शुरू शुरू में तो सब ठीक चलता है। खाला की बड़ी खातिरदारी होती है। हाँ, जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही जमीन जुम्मन के नाम हुई, कुछ वक्त बीता। तो फिर रंग बदलने लगे। है ना? बिल्कुल। जुम्मन और खासकर उसकी बीवी करीमन, उनका बर्ताव खाला के प्रति बदलने लगा। करीमन, उसका किरदार भी अहम है यहाँ। बहुत। करीमन की कड़वी बातें, खाने में टोका टाकी, धीरे धीरे खाला को लगने लगा कि वो घर में बोझ बन गई हैं। प्रेमचंद ने ये बहुत बारीकी से दिखाया है, कैसे छोटी छोटी बातें, जैसे रोटी के साथ सालन कितना दिया जा रहा है, वो भी बड़े अपमान का कारण बन सकती हैं। जी हाँ, और ये सवाल उठता है कि क्या जुम्मन हमेशा से ऐसा था, या पत्नी के असर में या हालात ने उसे बदल दिया। प्रेमचंद किसी एक को विलन नहीं बनाते। हाँ, वो परिस्थितियों को दिखाते हैं। सही। खाला बेचारी सहती रहीं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर गुजर गया तो उन्होंने एक कदम उठाया। पंचायत बुलाने का फैसला। हाँ, पंचायत, उस समय गांव की न्याय व्यवस्था का आधार। 5 चुने हुए लोग, पंच, जो फैसला करते थे। खाला को उम्मीद थी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। और यहीं आता है कहानी का सबसे दिलचस्प, सबसे नाटकीय मोड़। बिल्कुल, खाला ने पंच किसे चुना? सब हैरान रह गए होंगे। हाँ, उन्होंने पंच चुना जुम्मन के जिगरी दोस्त आलगू चौधरी को। सोचिए जरा आलगू की हालत, क्या कश्मकश रही होगी। एक तरफ बचपन का यार, लंगोटिया दोस्त, और दूसरी तरफ एक मजबूर बूढ़ी औरत की फरियाद, और पंच के पद की इज्जत, उसकी जिम्मेदारी। ये था असली धर्म संकट। दोस्ती निभाए या इंसाफ करें। प्रेमचंद किरदारों को ऐसी ही कसौटी पर कसते हैं, उनके नैतिक बल की परीक्षा लेते हैं। आसान नहीं था आलगू के लिए। जुम्मन तो मन ही मन खुश था कि दोस्त है, मेरे ही हक में बोलेगा। लेकिन जब आलगू उस पंच की कुर्सी पर बैठा, हाँ, तो जैसे वो आलगू चौधरी रहा ही नहीं, वो पंच बन गया। उसने दोस्ती के दबाव को एक तरफ रख दिया। क्या ये कुर्सी का असर था, या उसके अंदर का इंसाफ पसंद इंसान जागा? शायद दोनों। वो पद, वो जिम्मेदारी इंसान को उसके निजी स्वार्थ से ऊपर उठा देती है। आलगू ने दोनों तरफ की बातें सुनी, सवाल किए, और फिर फैसला सुनाया। हाँ, फैसला सुनाया खाला के हक में। साफ कहा, या तो जुम्मन खाला को महीने का खर्च दे, वरना जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल समझी जाए। दोस्ती पर न्याय की जीत हुई, कर्तव्य की जीत हुई। जीत तो हुई, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी। जुम्मन एकदम सन्न रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि आलगू ने धोखा दिया है। हाँ, दोस्ती में दगा, दुश्मनी निभाई। बस उसी पल सालों पुरानी दोस्ती खत्म। बोलचाल बंद, रास्ते अलग। जुम्मन के दिल में आलगू के लिए कड़वाहट भर गई। और वो मौके की तलाश में रहने लगा कि कब आलगू से बदला लेने का मौका मिले। प्रेमचंद यहाँ दिखाते हैं कि इंसान का मन कैसे काम करता है।
हाँ, जब उसे लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है तो बदले की भावना आ जाती है। बिल्कुल। दोस्ती की जगह अब दुश्मनी ने ले ली थी। लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं, एक और मोड़ बाकी था। हाँ, समय का पहिया घुमा और इस बार मुसीबत में कौन फंसा? अलगू चौधरी। जी, उन्होंने अपना एक बैल बेचा था गांव के ही एक बनिए समझू साहू को। हाँ, और शर्त ये थी कि दाम 1 महीने में मिलेगा। लेकिन समझू साहू बड़ा चालाक निकले। उसने बैल से इतना काम लिया, दिन रात जोता, चारा पानी ठीक से दिया नहीं। और नतीजा? बैल मर गया। हाँ, और जब अलगू अपने पैसे मांगने गया तो समझू साहू साफ मुकर गया। कहने लगा बैल तो बीमार था, मरियल था, पैसे किस बात के दूं? ये तो सरासर बेईमानी थी। बिल्कुल, समझू साहू जैसे लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मामला फिर पंचायत में गया। और अब देखिए किस्मत का खेल, विडंबना देखिए, इस बार पंच कौन चुना गया? जुम्मन शेख। वही जुम्मन जिसके दिल में आलगू के लिए आग जल रही थी। सोचिए उसे कैसा लगा होगा, सुनहरा मौका, बदला लेने का, आलगू को नीचा दिखाने का। पूरे गांव की नजरें जुम्मन पर थीं। सब जानते थे पुरानी रंजिश के बारे में। कहानी यहाँ अपने चरम पर है। जुम्मन के मन में क्या चल रहा होगा? गुस्सा, बदला लेने की इच्छा। और दूसरी तरफ पंच का वो पद, उसकी गरिमा, उसकी जिम्मेदारी। क्या वो अपनी दुश्मनी को इंसाफ पर हावी होने देगा? और यही प्रेमचंद हमें दिखाते हैं इंसान के अंदर की अच्छाई की ताकत। जैसे ही जुम्मन उस पंच के आसन पर बैठा, हाँ, एक अजीब सा बदलाव आया उसमें। उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसे लगा मैं अब सिर्फ जुम्मन नहीं हूँ, मैं पंच हूँ। और पंच का धर्म सिर्फ न्याय करना है। सामने दोस्त हो या दुश्मन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एहसास इतना गहरा था कि उसकी अपनी दुश्मनी, अपना गुस्सा सब पीछे छूट गया। उसे लगा कि उसके मुंह से जो निकलेगा वो भगवान का न्याय होगा। उसने मामले को पूरी निष्पक्षता से सुना, गवाहों को परखा, दलीलों पर गौर किया। और फिर उसने फैसला सुनाया अलगू चौधरी के हक में। समझू साहू को हुक्म दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू को चुकाए, क्योंकि बैल बेचते समय स्वस्थ था। उसकी मौत समझू की लापरवाही से हुई। ये सुनते ही अलगू चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। वो जोर से चिल्ला उठा, पंच परमेश्वर की जय। उसे समझ आ गया कि जुम्मन ने दुश्मनी भुलाकर सिर्फ इंसाफ किया है। और जुम्मन को भी एक अजीब सी शांति मिली, जैसे मन से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। शायद वो टूटी दोस्ती फिर जुड़ने लगी थी। और यहीं वो बात सच साबित होती है, पंच के मुंह से खुदा बोलता है। बिल्कुल, या कहें कि पंच की कुर्सी पर बैठकर इंसान अपनी निजी पहचान भूल जाता है। उसके दिल में न दोस्ती बचती है, न दुश्मनी, सिर्फ न्याय। यही कहानी का केंद्रीय संदेश है ना? जी हाँ, कि जिम्मेदारी का पद इंसान को नैतिक रूप से कितना ऊंचा उठा सकता है। जब आप पर निष्पक्ष फैसले की जिम्मेदारी हो तो आपकी अपनी पसंद नापसंद, आपके रिश्ते नाते सब पीछे छूट जाने चाहिए। और ये सिर्फ पंचायत की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये कहानी हर उस इंसान के लिए सबक है जिसके पास कोई अधिकार है, कोई जिम्मेदारी है। जज हो, अफसर हो, टीचर हो, मैनेजर हो या घर का मुखिया ही क्यों ना हो। निष्पक्षता ही उस पद की असली ताकत है। सही कहा। और जिस तरह प्रेमचंद ने ये कहानी बुनी है, कमाल है। भाषा इतनी सरल, इतनी सहज। हाँ, जैसे कोई हमें पास बिठाकर सुना रहा हो। गांव का माहौल, पंचायत का दृश्य सब आंखों के सामने आ जाता है। जुम्मन का गुस्सा, अलगू की दुविधा, खाला की लाचारी, करीमन की कड़वाहट, समझू साहू की चालाकी। हर किरदार इतना सच्चा लगता है। संवाद तो इतने असल हैं जैसे हम वहीं मौजूद हों। यही उनकी कलम का जादू था। बिना भारी शब्दों के, बिना उपदेश दिए, कहानी कहते कहते इतनी गहरी बात कह जाते थे। जी, पात्रों की सोच, उनके मन के अंदर का संघर्ष, उसी से संदेश मिलता है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, इंसान के मन और उसकी नैतिकता का विश्लेषण है। जैसे जब अलगू ने फैसला दिया तो जुम्मन ने सोचा इसने दगा दिया। और जब जुम्मन ने फैसला दिया तो अलगू चिल्ला उठा, पंच परमेश्वर की जय। एक ही स्थिति पर देखने का नजरिया अलग, और अंत में न्याय दोनों को करीब ले आता है। बिल्कुल। और कहानी ये भी दिखाती है कि इंसान कितना जटिल होता है। वही जुम्मन जो खाला के लिए कठोर था, वही पंच बनकर न्यायप्रिय हो गया। तो प्रेमचंद ये नहीं कहते कि जुम्मन एकदम बदल गया। उस जिम्मेदारी ने उसके अंदर के परमेश्वर को जगा दिया। और इसीलिए ये कहानी आज भी 100 साल बाद भी उतनी ही जरूरी और प्रासंगिक लगती है। हाँ, आज भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं, समाज में, राजनीति में, दफ्तरों में, कैसे निजी रिश्ते, तरफदारी, स्वार्थ सही फैसलों के आड़े आ जाते हैं। ये कहानी हमेशा याद दिलाती रहेगी कि इंसाफ का आसन निजी भावनाओं से बहुत ऊंचा है,
निष्पक्ष रहना कितना जरूरी है। और ये सिर्फ बड़े पदों की बात नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये लागू होता है। परिवार में, दोस्तों में कई बार हमें निष्पक्ष होना पड़ता है। तो जिन लोगों ने ये कहानी नहीं पढ़ी है या बहुत पहले पढ़ी थी, भूल गए हों, उनसे हम कहेंगे कि इससे जरूर पढ़ें, दोबारा पढ़ें। ज्यादा लंबी नहीं है, एक बार में पढ़ी जा सकती है, लेकिन इसका असर देर तक रहता है। मनोरंजन तो है ही, साथ में सोचने को बहुत कुछ मिलता है। बिल्कुल, हिंदी साहित्य का एक अनमोल रत्न है ये। हर पीढ़ी को पढ़ना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। कहानी में तो पंच का पद था, एक औपचारिक भूमिका थी जिसने जुम्मन को उसकी निजी भावनाओं से ऊपर उठने में मदद की। लेकिन सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में जहां ऐसी कोई तयशुदा पंच की कुर्सी नहीं होती, वहां हम इस निष्पक्षता को कैसे निभाते हैं? गहरा सवाल है। क्या कभी हमारी अपनी पसंद नापसंद, हमारे पुराने ख्याल, हमारे निजी रिश्ते हमें सही बात कहने या सही काम करने से रोकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो हम उस स्थिति से कैसे निपटते हैं? क्या हम उन पलों में अपने अंदर के पंच परमेश्वर को जगा पाते हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है। अपने रोजमर्रा के फैसलों पर, अपने व्यवहार पर गौर करने वाली बात। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है पंच परमेश्वर पर यह बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे साहित्य के किसी और मोती के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अलविदा।